हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसमें ब्रेवाइज लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउडर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पर 1 to 1 हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेवाइज लैटिस के बारे में। इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जरा देखिए यहां पर सर, सबसे पहले हमने लिखा स्पेस लैटिस। क्या होता है स्पेस लैटिस? कोई मान लिया, अगर आप सरल भाषा में कहें, मान लिया नमक का क्रिस्टल है भाई, तो उस नमक के क्रिस्टल को अगर हम बहुत आसान भाषा में कहें कि अगर वो कैसे बना होगा मेरे भाई नमक का क्रिस्टल, अरे नमक हटाओ, कोई भी क्रिस्टल कैसे बना होगा? कोई भी क्रिस्टल बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ी होगी सर, ठीक है। एक छोटा ब्लॉक, एक और छोटा ब्लॉक, एक और छोटा ब्लॉक, एक और छोटा ब्लॉक, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, तो वो जो सबसे छोटा हिस्सा है जिससे मिलके बना हुआ है, जैसे मेरे भाई ये दीवार है, ये दीवार का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एक ईंट है। तो उस ईंट को हम लोग कहेंगे यूनिट सेल। क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स का एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में जो पूरी ये दीवार बन गई है, ये कहलाएगी स्पेस लैटिस। और इसका एक जो छोटा सा हिस्सा होगा उसे कहेंगे यूनिट सेल मेरे भाई, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है? स्पेस लैटिस का वह सबसे छोटा भाग जिसे तीनों डायमेंशंस में बार बार घुमाने पर, यानी आप छोटी ईंट को ही कंप्लीटली बनाते रहिए और रियलिटी क्या होगी मेरे भाई? पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी बिल्कुल आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो एक ईंट है और उस ईंट से ये पूरी दीवार बनी हुई है, तो ये पूरा मेरे भाई क्या है? स्पेस लैटिस है। और उसका वो छोटा सा भाग क्या कहलाएगा बताइए? वो छोटा सा भाग मेरे भाई कहलाएगा यूनिट सेल, ठीक है। तो अब यूनिट सेल होते कितने प्रकार के हैं? टोटल 7 प्रकार के मेरे भाई यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्यूबिक होता है। क्यूबिक आप देख सकते हो इस तरीके का पासे के आकार का होता है, तो क्यूबिक हो गया मेरे भाई। टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, ठीक है। एक हम लोगों ने लिख दिया है कौन सा? क्यूबिक मेरे भाई, ठीक है। इन ज्योमेट्रीज को क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कहते हैं। यानी ये जितनी भी ज्योमेट्री हैं इन सबको अगर मिला लें तो हम इन्हें कहेंगे क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, ठीक है। पार्टिकल्स के प्लेसमेंट के आधार पर यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। इसे हम लोग P से लिखा करेंगे मेरे भाई। 8 पार्टिकल्स यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, यानी ये अपने पास यूनिट सेल है, इसके 8 किनारे हैं, हर किनारे पर एक एक पार्टिकल होगा, तब इसे कहेंगे सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव P से लिखा करेंगे, ठीक है भाई। फिर है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड मतलब इसके इनर, यानी बॉडी के सेंटर पर भी एक होगा। तो 8 किनारों पर तो है ही मेरे भाई, एक बॉडी के सेंटर पर भी है, तो इसे हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। फिर फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का किनारों पे तो होंगे ही मेरे भाई, ये चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, अगर चित्र को हम लोग ठीक करें मेरे भाई तो किनारों पे तो 8 होंगे ही सर, ठीक है। किनारों पे तो 8 होंगे ही, ये देखिए। और साथ साथ जो 6 फेज हैं, फेस समझते हो मेरे भाई? फलक जरा देखना मेरे भाई, 1 2 3 4, एक पीछे वाला 5 और एक आगे वाला 6। अरे पासा देखा है, 6 अंक होते हैं ना मेरे भाई, तो उसे हम लोग फेस सेंटर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेस सेंटर्ड, यानी हर एक फलक पे भी एक होता है। फिर होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा? 8 किनारों पे तो होंगे ही, एंड मतलब किनारे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इसे हम लोग कहेंगे एंड सेंटर्ड। क्या कहेंगे भाई? एंड सेंटर्ड कहते हैं। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल, ये तो हमने क्यूबिक की बात की। ऐसे ही टोटल कितने क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है? 7। और उन 7 के सातों के अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाए तो टोटल 14 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। और इन 14 के 14 स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोग कहते हैं ब्रेवाइज लैटिस। क्या कहते हैं भाई? ब्रेवाइज लैटिस कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर मेरे भाई बनेगा। जरा देखिए, ये सीरियल नंबर है। क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक कौन कौन सा बना सकता है? P बना सकता है, F बना सकता है, I बना सकता है। P माने प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल भी ये बनाता है क्यूबिक वाला। F मतलब फेस सेंटर्ड भी बनाता है। I मतलब इनर वाला नहीं, बॉडी सेंटर्ड भी बनाता है। इसमें जो एज लेंथ यानी किनारों की लंबाई होती है वो बराबर होती है। जो किनारों के एंगल होते हैं सब 90, पासे में सारे एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। इसका एग्जाम्पल NaCl हो गया, ZnO हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से टेट्रागोनल होता है, 2 ही बनाता है।
ऑर्थोरोम्बिक बनाता है 4 बनाता है, रोम्बोहेड्रल 1 बनाता है, हेक्सागोनल 1 बनाता है, मोनोक्लिनिक 2 बनाता है, ट्राइक्लिनिक 1 बनाता है। जब आप इन सबको गिनेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएंगे 14 और इन 14 स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोग कहते हैं मेरे भाई ब्रेवाइस लैटिस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं। तो मेरे भाई जो किनारे पे पार्टिकल होता है वो 8 में शेयर होता है, 8 किनारों पे 8 है और 8 से शेयर है। तो मेरे भाई बात वही हो गई ना कि अगर एक ही है और 8 लोगों से शेयर है तो मेरे हिस्से में कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो 1/8 एक किनारे को मिला, 1/8 क्योंकि बहुत सारे यूनिट सेल है ना, तो हर किनारे पे जो है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित पार्टिकल 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो किनारे पे देखने में 1 दिख रहा है लेकिन वो कितने लोगों में बटा हुआ, 8 में बटा हुआ। तो इस तरीके से 1/8 1/8 1/8 8 किनारों को केवल 1/8 पार्टिकल मिलेगा। यानी प्रत्येक यूनिट सेल में किनारों पे कितने पार्टिकल हो जाएंगे, टोटल 8 किनारे हैं और हर किनारे वाला 1/8 1/8 भाग है। क्यों 8 में बटा हुआ है? तो सिंपल यूनिट सेल में केवल 1 पार्टिकल होता है। जिन लोगों का मल्टीपल चॉइस पेपर है उन्हें भी पता होना चाहिए, सिंपल यूनिट सेल में केवल 1 पार्टिकल होता है। ठीक, उसके बाद मेरे भाई बॉडी सेंटर्ड में, तो भैया 8 किनारे मिला के 1 और बॉडी के सेंटर पे 1, सेंटर वाला तो अंदर रखा हुआ वो थोड़ी किसी से बटेगा मेरे भाई। तो 1 और 1 2 पार्टिकल होते हैं बॉडी के सेंटर्ड पे। फेस सेंटर्ड में टोटल 4 हो जाएंगे क्योंकि जो फेस पे है वो मेरे भाई बटा होगा हर फेस वाला 2 में। तो टोटल 6 फेस हैं, 1/2 के हिसाब से 3 पार्टिकल। ये 8 किनारों वाला मिला के 1, तो 3 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल का नंबर। फिर आपको पढ़ना है ब्रैग्स इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, बहुत आसान है। 2 भैया थे जिनका नाम था WH ब्रैग, WL ब्रैग। क्या करा इन लोगों ने एक्सरे के बारे, एक्सरेज की सहायता से किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। अभी हमने आपको बताया कि क्रिस्टल क्या होता है मेरे भाई, क्रिस्टल जब यूनिट सेल होता है, छोटे छोटे मिलकर कुछ बड़ा बनता है तो उसे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है भाई, उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो WH और WL ब्रैग ने क्या किया, किसी क्रिस्टल के 2 प्लेन्स के बीच की दूरी निकाल ली। अगर 2 प्लेन के बीच की दूरी निकाला तो अंदाजा लग जाएगा कितना बड़ा है मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो उसके लिए इन्होंने इक्वेशन दिया, इसे कहा गया ब्रैग्स इक्वेशन। मेरे भाई 2 प्लेन ले लिए, देखो 2 प्लेन ले लिए। ठीक है, यहां से भैया प्रकाश किरण आई, चली गई, यहां से आई, यहां आगे तक गई और फिर वापस गई। ये जो दूसरी वाली है इसे थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ा। कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, इतनी ये भी चली है, इतनी ये भी चली है, इतनी ये भी चली है, इतनी ये भी चली, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे भाई दूसरी वाली किरण को फालतू चलना पड़ा है, एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। और जब एक्स्ट्रा चलना पड़ा तो इसे कहेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या लिखा हमने, पूरा डिटेल लिख दिया। उसके बाद इन्होंने बताया, क्या बताया ब्रैग ने, क्रिस्टल के प्लेन से डिफ्रैक्ट होने वाली एक्सरेज को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। प्रकाश किरण आती है, टकराती है और वापस लौट जाती है। ठीक है, क्रिस्टल के 2 सक्सेसिव प्लेन से डिफ्रैक्ट होने वाली एक्सरेज फेज में होंगी यदि दूसरी रे के द्वारा चला गया एक्स्ट्रा पाथ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी जितना एक्स्ट्रा चल रही है वो किसके बराबर होगी, n लैम्डा के बराबर होगी। लो मेरे भाई देखो, पूरा लिख दिया, थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, सारी चीजें हैं। तो मेरे भाई पाथ डिफरेंस कितना है बताओ, अभी आपको बताइए। यहां से यहां तक फालतू चला है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है CB, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है BD। तो पाथ डिफरेंस कितना है भाई, CB प्लस BD है। और ब्रैग ने क्या कहा, CB प्लस BD का मान आपको कितना मानना है, n लैम्डा मान लेना है। जितनी दूरी CB है, ये देखिए जितनी दूरी CB है उतनी ही BD है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। यानी BD BD हो जाएगा 2BD। BD वैसे भी जिंदगी में बहुत जरूरी है क्योंकि जिगर में बड़ी आग है तो BD जलानी तो पड़ेगी मेरे भाई। BD BD 2BD हो गया। जब BD BD 2BD हो गया, BD का मान हम लोग निकालेंगे। सर जी कैसे निकालोगे, ले यहाँ देखो मेरे भाई, बिल्कुल आसान होता है, जरा ध्यान से समझिए। ये बताओ ये क्या, ये वाला त्रिभुज देखो, ये क्या है मेरे भाई, थीटा है। थीटा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा ऐसे ही लिख लिया मेरे भाई, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब कितना हो जाएगा, BT बटे में जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो कर्ण होती है, यानी D आ जाएगी। D को इधर भेजेंगे तो मेरे भाई BD बराबर आ जाएगा D साइन थीटा। BD बराबर क्या आ जाएगा, D साइन थीटा। तो BD का मान हम लोग यहां पर रख देंगे D साइन थीटा। ये देखिए BD का मान रख देंगे D साइन थीटा और आ जाएगा n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा। यानी ब्रैग की इक्वेशन क्या है,
2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। n का मान 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से इक्वेशन होती है मेरे भाई। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या है? बहुत ही आसान है। क्रिस्टल के लिए, जो क्रिस्टल को नापने के लिए, उसकी सिमेट्री को नापने के लिए जो लॉ दिए जाते हैं उन्हें हम लोग लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ कंस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं मेरे भाई? जो दो फेजेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उन्हें कहते हैं इंटरफेशियल। मान लीजिए ये जो बीच का एंगल है इसे क्या कहेंगे? इंटरफेशियल एंगल। तो यही लिखा हुआ है, इंटरफेशियल एंगल हमेशा सेम रहेंगे चाहे किसी भी स्ट्रक्चर से फॉर्मूले को प्राप्त किया जाए। अगर चीनी का क्रिस्टल है तो वो चीनी कैसे भी बनाई गई हो भाई, वो गन्ने से बनाई जाए, फैक्ट्रियों में बनाई जाए, कहीं भी बनाई जाए, उसका जो इंटरफेशियल एंगल है वो चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं इंटरफेशियल एंगल ऑफ सिमेट्री। यहां पे हमने दिखा भी दिया, देखो ये इंटरफेशियल एंगल है भाई, ठीक है। फिर होता है लॉ ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 तरीके की हो सकती है। पहली होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के बीचों बीच से लाइन खींचें और वो दोनों तरफ बराबर दूरी पे मिले, मान लिया सेंटर से इधर भी x दूरी है, इधर भी x दूरी है, तब इसे कहते हैं मेरे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम क्रिस्टल के बीच में कोई प्लेन रख दें जो इसे आधे आधे में डिवाइड कर दे तो इसे कहेंगे मेरे भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद एक तीसरा होता है लॉ ऑफ रेशनल एंडाइसिस या फिर हैबेज लॉ। ये क्या इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा क्रिस्टल के किसी प्लेन को प्लेन के द्वारा अगर हम लोग तोड़ दें, मान लीजिए ये पूरा प्लेन है LMN और इसके इंटरसेप्ट यानी अंताखंड ले लें, तो वो दोनों में एक रेशियो होता है मेरे भाई। वो रेशियो क्या है? मान लिया x एक्सिस पे A मान है, B मान है, C मान, तो रिलेशन होगा OL बराबर L मान है तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? L बराबर x इंटू A, M बराबर y इंटू B, N बराबर Z इंटू C मेरे भाई, ठीक है। यहां पर जो मान निकल के आएंगे सर उन्हें ही हम लोग कह देते हैं वीस इंडाइसिस टाइप कुछ भी, ठीक है। इधर देखिए उसके बाद, तो ये थे मेरे भाई क्या? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब यह है एक जैसे दिखेंगे, बात खत्म, ठीक। फिर आपको एक पाउडर मेथड पढ़ना है। पाउडर मेथड बहुत आसान होता है। जिस भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आपको पता करना है उसका पाउडर फॉर्म लो, कैपिलरी ट्यूब में रख दो, कैमरे के अंदर रख दो, मोटर लगा के घुमाओ, अंधाधुंध फोटो खींचो, एक्सरे जाके टकराएंगी, वापस आएंगी, जो फोटो खींचेगा उसकी सहायता से हम लोग थीटा निकाल लेंगे। ब्रैग इक्वेशन में रखेंगे 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा और क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की जानकारी हम लोग पता कर लेंगे। यही यहां पे लिखा हुआ है, इसे आराम से पढ़िएगा बैठ के। पाउडर मेथड क्या है ये देखो, ये एक कैमरा है, बीच में एक कैपिलरी ट्यूब है, यहां से मेरे भाई प्रकाश, ये लोग एक्स रेज जा रही हैं, इसके अंदर जिसका हमें स्ट्रक्चर निकालना है वो भरा हुआ है, किरणें टकरा टकरा के जा रही हैं, एक कैमरा है, मोटर की सहायता से घुमाएंगे, थीटा एंगल निकाल लेंगे, किस में रख देंगे? 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा में, और बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओगे सर, ठीक है। ब्रेवियस लैटिस आपको बता चुके हैं, दोबारा से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आगे चलते हैं सर ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये तो सर वही चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल हो गया, बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजें वही हैं। इसके बाद ये देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl और CsCl क्या होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेरे भाई वो है किसका? NaCl का, ठीक। NaCl का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टल में पार्टिकल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब ऑर्डर में, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब अंधाधुंध, ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होता है। इन्हें धारदार औजार से काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। सॉलिड क्रिस्टल को कूलिंग कर्व नॉन कंटिन्यूअस होता है, इनका होता है मेरे भाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है? ये होगा दोनों के बीच में अंतर, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पता करना, एक चीज छूट गई इसमें, NaCl का स्ट्रक्चर PDF में नहीं लगा है मेरे भाई, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये देखिए सर इस तरीके से बनेगा NaCl, इसे भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए प्रॉपर हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। ये PDF अभी जब पड़ेगी तो PDF हम ऐड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरे भाई NaCl का स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी आपको गोल वाले दिख रहे हैं Cl नेगेटिव है, जितने भी डार्क वाले दिख रहा है वो Na पॉजिटिव है। आपको ये काम करना, हमने जो लोग कोर्स में जिन्होंने खरीदा था उन्हें भी बताया था, आपको इसे बनाना है बैठ के, और बनाने के बाद में आपको क्या करना है? इंस्टाग्राम पे जाके सत्यम वाजपेयी 04 सर्च करना और टैग करना है, सबको शेयर करेंगे। इस समय बहुत एक्टिव हम सर, ठीक है। सर जी ये तो बहुत कठिन लग रहा है। अब कठिन कुछ नहीं, हम अभी दिखाते हैं। देखो क्या कठिन है इसमें, बताओ। लो यहां देखो क्या कठिन है। सबसे पहले आपको क्यूब बना देना, ठीक है सर। जैसे आप बनाते हो, अरे बचपन में बक्सा बनाते थे बैठ के यार, ये लो
अरे लो यार, ऐसे लो, ऐसे सबसे पहले ऐसे करके क्यूब बना लेना। लो भैया, ठीक, ऐसे करके आपने क्यूब बना लिया, बस वो उधर की जगह इधर वाला बनाना, ठीक। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद ऐसे करके मिलाना शुरू कर दिया, ऐसे करके मिलाना शुरू कर दिया, ठीक। यहाँ से ऐसे करके लाइन बनाई, ठीक, यहाँ लाइन बनाई, इसे मिला दिया, यहाँ से लाइन मिलाई, यहाँ से बनाई, इसे मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से बीच में डाल के बस बन गया, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आराम आराम बनाइएगा, पहले क्यूब बनाइएगा, क्यूब बनाने के बाद ये चौकोर जो दिख रहा है आपको ये बनाइएगा, ठीक। फिर ऐसे करके लाइन खींचिएगा, इसे मिला दीजिएगा, फिर ऐसे लाइन खींचिएगा, इसे मिला दीजिएगा, इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा, ये देखिए बन गया स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, जब आप बनाओगे तो बना लोगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl आपको जरूर पता होना चाहिए। ये PDF अलग से हमने खोली है, लेकिन इसके बारे में हमने लिख रखा है कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे एक बार पढ़ लेना। इसमें Na और Cl के जो क्रिस्टल है उनका रेशियो 1:1 होता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से जो KCl का स्ट्रक्चर है मेरे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अलग से लगेगा सर, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल छोटा सा ये सिंपल क्यूबिक होता है, केवल एक मेरे भाई क्यूब बना हुआ है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इसका रेशियो लिखा है, इसमें KCl का रेशियो 1:1 होता है। तो ये सिंपल क्यूबिक होता है, देखिए बना हुआ है। वो वाला फेस सेंटर्ड होता है, दोनों के दोनों आपके लिए बना दिए गए, ठीक है भाई। तो ये 5वां क्लास है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें मेरे भाई, तो आपको 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आएंगी सर, ठीक है। सबसे पहला तो क्या हो गया बताइए, सबसे पहला हो गया ब्रैग्स इक्वेशन। सबसे पहली क्या हो गई भाई, ब्रैग्स इक्वेशन हो गई, ठीक। उसके बाद लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को छोड़ा और आपका पेपर रिटन वाला है तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी हो गया मेरे भाई। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है NaCl, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ब्रेवाइस लैटिस भी आप नहीं छोड़ सकते, और पाउडर मेथड। ये 5-6 चीजें हैं जो ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, पेपर में जरूर आती हैं, घूम घूम के आती रहती हैं। आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। ये PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है BD Academy BSc। अगर कल वगैरह वाली PDF नहीं पढ़ी होगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वो PDF भी हम डलवा देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, 5 क्लास हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जिन बच्चों ने कहा था कि उनका 22 को पेपर है, तो मेरे भाई 22 तारीख तो अभी बहुत दूर है। अभी कितनी तारीख हुई है, आज बहुत ज़्यादा तारीख हुई होगी, तो 17 या 18 तारीख होगी, और 18 और 4 22 होता है भाई। 5 यूनिटें कवर हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी कमेंट करके बताओ कि जो जो इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं उसमें से आपने कितने तैयार कर लिए हैं। क्या आपने कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लिया है, क्या आपने ग्लूकोज तैयार कर लिया है, क्या आपने प्रोटीन तैयार किया है, क्या आपने अमीनो एसिड तैयार किया है, क्या आपने DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल तैयार कर रखा है, क्या ये सारी चीजें जो डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से चल रहे हैं, क्या आपने सल्फोनामाइड तैयार कर रखा है, क्या आपने पैरासिटामॉल तैयार किया। अगर ये सब चीजें तैयार कर ली हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करो सत्यम वाजपेयी 04, टैग करो हमें, देखेंगे मेरे भाई। कमेंट भले ना पढ़ पाए, वहां पे जो भी टैग करता सबको देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में कल डे 6 के साथ, टेंशन नहीं लेनी है। डे 6 में डाई आएगा और डे 7 में पॉलीमराइजेशन। 7 और 8 यूनिट एक में ही कवर कर देंगे, यानी 19 और 20। और 21 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, 21 तारीख को हम आपके लिए लेके आएंगे इंपॉर्टेंट एक पूरी वीडियो, एक वेल विश के साथ में सर, ठीक है। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे सब्सक्राइब करना ना करना क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन पेपर बेहतरीन हो, एक बार आके कमेंट करके जरूर बताना कि सर जी मेहनत वसूल हो गई, ठीक है भाई। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में। और बच्चे कहते हैं सर ये वाली वीडियोस एप्लीकेशन पे ऐड करवा दीजिए, तो मेरे भाई दिक्कत ये हो गई है, थोड़ा सा टाइम की समस्या रह रही है, इस वजह से नहीं ऐड हो पा रही है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिल करते रहना, इस बात की गारंटी है। मौज काट देंगे मेरे भाई, पेपर फिर से एक बार बेहतरीन होगा। कल रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का, लोगों ने मौज काट दी मेरे भाई। अभी भी 1000 से ऊपर रिजल्ट मेरे पास पड़े हुए हैं। और बात वही है, लोग कहते सर जी ऐसा क्या काम करते हो यार, कोर्स में भी इतनी वीडियो नहीं ला पाते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। भाई 8-10 घंटे ऑफलाइन क्लास होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। प्लस अब सोचिए 1000 रिजल्ट पड़ा हुआ है, कोई अरे यार कोई देख रहा है बैठ के, बाद सारी चीजें हो रही हैं। 1000 नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 100-150 तो मेरे स्टेटस पे लगा दिया होगा, जो हमें अच्छे लगे, जिनसे बातचीत हुई, कईयों से बातचीत। कुछ लोग कहेंगे लोग देख लेंगे, अभी लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो रियलिटी है, किसी की कोई जेन्युइन समस्या है तो वो सॉल्व हमें ही करनी पड़ेगी। तो ये दिक्कतें हैं अभी थोड़ी बहुत, आने वाले टाइम में दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। फिलहाल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कल डे 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।